अ, नमस्कार मित्रों। जन सुलभ पुस्तकालय 28 मई से प्रयाग जी का 82वां जन्मदिन मना रहा है और हम अर्पण जी के और जन सुलभ पुस्तकालय के बहुत ही आभारी हैं कि इस तरह से प्रयाग जी का इतना लंबा कृतित्व है, इतना लंबा हिंदी जगत में, हिंदी साहित्य में, हिंदी कला प्रेमियों के बीच उनकी इतनी लंबी यात्रा है कि उसको सिलसिलेवार याद करना और उसको एक तरह से उत्सव के रूप में मनाना बहुत ही खुशी की बात है। और लेकिन प्रयाग जी को याद करना हमेशा ही कहना चाहिए कि प्रयाग जी को याद करना मतलब ज्योति जी को याद करना। और इस बीच दैहिक रूप से कहना चाहिए कि ज्योति जी हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि मैंने उस दिन प्रयाग जी को ये लिखा भी था और मेरी स्वयं की ये अनुभूति है, ये मेरा अनुभव है कि जब माँ नहीं रही, मेरी माँ नहीं रही, तो तब से मुझे ऐसा लगता रहा कि वो जैसे एक तरह से हमारे साथ और भी अधिक हैं। और इसीलिए मुझे भी लगता है कि ज्योति जी भी अब प्रयाग जी के साथ और भी बेहतर तरह से हैं। और मैं आज इस कार्यक्रम में उनकी स्मृति को नमन भी करती हूँ और उनका एक तरह से आह्वान करती हूँ कि वे भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में रहें। वो तो हैं ही, लेकिन मैं फिर भी उनका भी स्मरण करती हूँ, उनका भी आह्वान करती हूँ। मित्रों, आप में से बहुत सारे लोग प्रयाग जी को कब से जानते होंगे। प्रयाग जी को मैं सोच रही थी कि मैं याद करूं कि प्रयाग जी को जब हम देखते हैं या स्मृति उनको याद करते हैं तो क्या शब्द हैं जो हमें सबसे पहले ख्याल आते हैं उन्हें देखते ही। तो मुझे एक पहला शब्द जो मेरे दिमाग में आया वो है सखा भाव। यानी प्रयाग जी को देख कर ही लगता है, और जितने लोगों से भारतीय पूरे कला जगत और साहित्य जगत के जितने लोगों से आप मिलेंगे एक लंबे दौर के, उसमें ऐसा कोई नहीं होगा जो प्रयाग जी के बारे में ये नहीं कहेगा कि अरे वो तो बहुत अच्छे मित्र हैं। तो ये प्रयाग जी का जो सखा भाव है, जो मित्र भाव है, जिससे वे हम सबसे मिलते रहे हैं, पूरी ऐसा कोई नहीं है जिसके वो मित्र ना हो। ये उनके व्यक्तित्व का एक है। इसमें जो खास बात है एक ये है ही कि साहित्यकार कलाकारों के न केवल कवियों के साहित्यकारों के वे कवि हैं, बल्कि पूरे कला जगत के खास तौर पे चित्रकला, मूर्ति शिल्प, इसके तो वो हैं ही, दूसरी तमाम विधाओं के भी। पर इसके साथ में मुझे लगता है कि वो कई पीढ़ियों के मुझे हमारे घर में हम देखें तो माँ और पिताजी के वो मित्र थे। मुझे लगता है कि वो मेरे भी मुझे मित्र ही लगते हैं, और मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा अगर कल के दिन तुका कहे कि प्रयाग जी तो उसके मित्र हैं। तो ये जो मित्र भाव से मिलना है, एक सखा भाव से, इसके साथ साथ प्रयाग जी का कोई कविता संग्रह उठा लीजिए, कोई कविता लीजिए, आप जिस कविता को नहीं याद करेंगे। हम सब ने उनकी ढेरों कविताएं पढ़ी हैं। किसी भी कविता को आप पढ़ेंगे तो उसमें दो बातें जिन पे फौरन आपका ध्यान जाता है। एक है उनका औत्सुक्य, मतलब ऐसे एक निश्चल भाव से, एक औत्सुक्य से वो दुनिया को मिलते हैं। उनके यहाँ
बहुत सारी कविता में प्रकृति की उपस्थिति होती है, फूलों की, पक्षियों की, सुबह की, रात की। प्रयाग जी के यहाँ भी रहती है, लेकिन प्रयाग जी के यहाँ बहुत अधिक रहती है। और मुझे लगता है कि हम जो भी उनको जानते हैं वो जानते हैं कि प्रयाग जी जहाँ भी जाएंगे, जिस आजकल मसलन वे बम्बई में हैं, तो सुबह होने का उन्हें एक मतलब मैं यहाँ बैठे बैठे ये जान सकती हूँ कि प्रयाग जी सुबह होने की प्रतीक्षा करते होंगे, और प्रतीक्षा करते होंगे कि अच्छा खिड़की से या बालकनी से क्या दृश्य दिखेगा, कौन से पेड़ दिखेंगे, किस चिड़िया की आवाज़। ये जो औत्सुक्य है उसमें जैसे कमी ही नहीं आती उनके यहाँ। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि ये जो मित्र भाव है, ये जो सखा भाव है, ये सिर्फ मनुष्यों तक नहीं जाता, ये पूरी प्रकृति में को एक सखा भाव से न केवल देखना, उससे मिलना, उसे भेंटना, यदि किसी को देखना है तो वो प्रयाग जी में मुझे लगता है कि बिल्कुल दिखता है। एक दूसरी जो उनको देखकर जो ख्याल आता है, जो ध्यान आता है, एक सौम्यता का, एक सौष्ठव का, एक सलीका, एक सजीलापन कहना चाहिए। ये सब उनके व्यक्तित्व का हिस्सा है। एक बिल्कुल छोटा सा वाकया है, जब मेरा बेटा तुका शायद 2-2.5 साल का था, तो प्रयाग जी घर आए होंगे, और तुका जो शर्ट जैसी पहना हुआ था वो किसी ब्लॉक प्रिंटिंग की कुछ पहना हुआ था, और प्रयाग जी ने फौरन कहा कि अरे तुका, ये तो तुमने बहुत सुंदर शर्ट पहनी है, ये तो ऐसी तो मेरे पास भी होती तो बड़ा अच्छा रहता। और तुका ने उनकी तरफ देखा होगा और देखा होगा कि प्रयाग जी स्वयं भी कुछ वैसा ही, आप सबने देखा होगा कि प्रयाग जी हमेशा ब्लॉक प्रिंट का और हैंड वोवन और इसी तरह के कपड़े पहनते हैं, तो ज़रूर तुका ने भी देखा होगा कि ऐसा है। और उसने उनको गौर से देखा और फिर वो अंदर गया, और फिर एक ऐसे ही ब्लॉक प्रिंट का एक छोटा सा कपड़े का एक टुकड़ा फोल्ड करके लाया और कहने लगा कि ये ले लीजिए और आप इसका सिलवा लीजिएगा। तो ये जो उनका जो सौष्ठव है, उनकी जो गरिमापूर्ण उपस्थिति है, वो मैंने हमेशा से अपने आसपास कोई भी कार्यक्रम हो रहा हो, जहाँ भी कला की बात हो रही हो, वहाँ साहित्य की बात हो रही हो, वहाँ प्रयाग जी को मौजूद पाया है। स्मृति में अगर मैं याद करती हूँ तो शायद मुझे बिल्कुल पक्का तो नहीं है, पर शायद 1976 में भोपाल में एक प्रदर्शनी हुई थी जे स्वामीनाथन जी की और हिम्मत शाह के चित्रों की, और इस प्रदर्शनी को शायद प्रयाग जी लेकर आए थे इस किताब में, जिस किताब पर मैं आज बोलने वाली हूँ। और इसलिए मैंने जानबूझकर प्रयाग जी की दूसरी किताबें यहाँ नहीं रखी, क्योंकि वरना मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आता कि मैं कहाँ शुरू करूँ और कहाँ ख़त्म करूँ। तो इसमें भी उस प्रदर्शनी का जिक्र है इस किताब में, और संभवतः मैंने प्रयाग जी को उसके पहले भी निश्चित देखा होगा, लेकिन मेरी स्मृति में वो प्रदर्शनी है जब स्वामीनाथन जी इंक की ड्राइंग्स लेकर आए थे, ब्लैक एंड वाइट में, मतलब ब्लैक इंक से सफ़ेद कागज़ पर काम था फूंक मार कर, और वो इतना अलग तरह का काम था। और मुझे ख्याल है कि कला परिषद का हॉल बिल्कुल खचाखच भरा हुआ था, और स्वामीनाथन जी ने भी अपने चित्रों के बारे में कुछ कहा था, और प्रयाग जी ने भी उनके चित्रों के बारे में बताया था। और फिर जब हिम्मत शाह जी से कहा गया कि आप अपने चित्रों के बारे में कुछ बताइए, तो वो तो उठे और उन्होंने बिल्कुल प्रयाग जी की तरफ देखते हुए कि मैं तो कुछ नहीं कर सकता हूँ और प्रयाग जी ही बताएंगे। तो फिर प्रयाग जी ने बड़े विस्तार से हिम्मत शाह के चित्रों के बारे में भी बताया था। और
जो पहली छाप मेरे मन में पड़ी थी वो उनके एक एक समभाव से बिल्कुल उद्वेलित हुए बिना एक सलीके से ब्यौरेवार चीज़ों को रखना, सिलसिलेवार बता पाना। जी 1976 की जी। तो शायद वो मेरी पहली वैसी स्मृति होगी जब मैंने बाकायदा प्रयाग जी को दर्ज किया होगा। लेकिन मैं समझती हूँ कि आज मैं संस्मरण का साझा बहुत नहीं करूँगी, बल्कि प्रयाग जी ने इस बीच में स्वामीनाथन जी पर की जीवनी लिखी है, और ये जीवनी इतनी अलग किस्म की जीवनी है कि मैं समझती हूँ, और हम में से बहुत सारे कलाकार और साहित्यकार हैं जिनकी जो प्रयाग जी को भी जानते हैं और स्वामीनाथन जी को भी जानते हैं, और हम सभी के लिए ये किताब बहुत महत्व की है। ये जो जीवनी है, जिसे हम जीवनी कहते हैं, उससे ये बहुत भिन्न तरह की जीवनी है। इसमें एक तरह से एक जो क्रमानुगतता होती है, प्रयाग जी ने लिखा है कि इसमें कि जैसा जीवन स्वामीनाथन जी ने बिताया और जैसी वे शख्सियत थे, उसमें एक बिल्कुल क्रोनोलॉजिकल किस्म की जीवनी का कोई अर्थ ही नहीं बनता है। तो ये इस जीवनी को पढ़ते हुए अभी मैंने दोबारा इसे पढ़ा, जब ये जीवनी छपकर राजकमल से आई और प्रयाग जी ने मुझे भेजी, तब मैंने इसे पढ़ा था। और अभी जब मैं इसे दोबारा पढ़ रही थी तो जो मन पर छाप पूरी जीवनी की है वो इस तरह की कि जो कांथा का काम किया जाता था पहले के समय में, जब घर में बचे हुए तमाम बहुत तरह के रंगीन टुकड़े बचाते जाते थे। मतलब कभी तो होता था कि 3 पीढ़ियों के भी कपड़े के टुकड़े बचे हुए होते थे, और उन्हें सीकर बहुत सुंदर सी कांथा बनाया जाता था, या जैसे हम गोदड़ी कहते हैं, या फिर जिसे हम जाजम कहते हैं। इस तरह का एक ये है, एक टेपेस्ट्री है ये जीवनी, एक कांथा है, जिसे बहुत नज़ाकत से प्रयाग जी ने कहना चाहिए कि सिर्फ एक दृष्टि से एक जीवन को न लिखकर जितनी संभावित लोगों को जोड़ा जा सकता था, या जो जुड़े रहे। स्वामीनाथन जी का फलक बहुत बड़ा था, उनके जान पहचान का उनका दायरा एक कलाकार के रूप में, एक व्यक्ति के रूप में बहुत बड़ा था। और उन तमाम लोगों को, जितने कला समीक्षक हुए, जितने लेखक हुए, जितने कलाकार हुए, जो भी उनसे जुड़े हों, उनको एक तरह से उनको बुनकर उन्होंने कब किसने क्या कहा या किसने कौन सी घटना सुनाई, उनका ये एक कांथा है। ये किताब जो है उन सब का एक बहुत ही सलीके से महीन टाँकों से सारी चीज़ों को जोड़ते चले गए हैं प्रयाग जी। तो जब आप इस किताब को पढ़ें तो आप देखेंगे कि वो सारे जो टुकड़े हैं उनको किस महीन तरह से प्रयाग जी ने बुना है। इस किताब में कई सारी बातों पर है। एक अगर हम कहें कि उनके जीवन को ही लेकर देखें तो जीवन में ढेर सारी चीज़ें, अगर हम मान लीजिए कि क्रम को देखना ही चाहें तो जिस रात स्वामीनाथन जी का जन्म होता है 21 जून 1928 को शिमला में, तो बिल्कुल अंधेरी रात है और मूसलाधार बारिश हो रही है, और उस मूसलाधार बारिश में जन्म होता है, और माता पिता उन्हें श्याम उनके मुंह से निकलता है कि ऐसी मूसलाधार में, ऐसी अंधेरी रात में बालक आया, तो वे कहते हैं श्याम। और क्योंकि ये तमिल मूल के लोग थे तो वो चाम हो जाता है, और इस नाम से स्वामीनाथन जी को परिवार में जाना जाता रहा।
ये किताब शुरू ही इस बात से होती है कि स्वामीनाथन जी को किन किन संबोधनों से लोगों ने बुलाया। कई सारे संबोधन दिए हैं, पर उसमें जो सबसे लोकप्रिय रहा वो हम सब जानते हैं कि स्वामी जी के नाम से ही अधिकांश लोग उन्हें जानते हैं। बचपन का भी जिक्र इसमें कई जिक्र आते हैं, लेकिन जो बहुत खास हम सबके लिए है उसमें एक है कि जो स्कूल था इनका, जो हारकोट स्कूल था, उसमें हम सबके लिए हारकोट बटलर हाई स्कूल था, उसमें प्रयाग जी लिखते हैं कि कितनी मज़े की बात है कि उसी स्कूल में उसी एक समय में निर्मल वर्मा, राम कुमार और स्वामीनाथन तीनों पढ़ रहे थे एक ही स्कूल में। और जब वो पढ़ रहे थे तो प्रयाग जी लिखते हैं कि तब वो कल्पना कर सकते थे कि वो जीवन पर्यंत एक दूसरे से जुड़े रहेंगे और कि वे कलाकार बनेंगे, लेखक बनेंगे। तब उन्हें ये बिल्कुल पता नहीं हो सकता था। बचपन में की एक और घटना का बहुत सुंदर जिक्र इस किताब में आता है और फिर वो कई बार रिपीट होता है। ये किताब अपनी चाल में कई बार आगे, कई बार पीछे, कई बार आगे, कई बार पीछे जाती है। यानी कि हम एक क्रम से न चलकर आवाजाही करते रहते हैं। स्वामीनाथन जी के जीवन में एक किस्म की लगातार आवाजाही करती है ये किताब। तो बचपन का जो दूसरा प्रसंग है वो है कि स्वामीनाथन जी की मौसी ने उन्हें सबसे पहले एक ऑयल कलर्स का डिब्बा लाकर कहीं बाहर से वो पढ़ने गई हुई थी और बाहर से जब लौट रही थी तो वो उनके लिए ऑयल कलर्स पहली बार लेकर आई थी। और ये ऑयल कलर्स से स्वामी जी का पहला साक्षात्कार था और उसकी जो गंध थी, ऑयल कलर्स की जो गंध थी, वो उन्हें आज तक याद है। और फिर बड़े प्रेम से इस किताब में 2-3 बार जिक्र आता है कि कैसे एक प्रदर्शनी में भी वो अपनी मौसी को लेकर आते हैं और मौसी कहती हैं कि ये बचपन में ज़्यादा अच्छे काम करता था, तब जो चित्र बनाता था वो कहीं ज़्यादा अच्छे हुआ करते थे। और इसी तरह से वो एक बार बर्फ़बारी में फंस गई हैं वहाँ शिमला में, और वो स्वामीनाथन जी इतने उद्वेलित हैं। ये बहुत बाद में किताब में जाकर ये जिक्र आता है कि वे कैसे अपने मित्र के साथ कार में बैठ के रातों रात शिमला भागे थे, क्योंकि मौसी वहाँ बर्फ़बारी में फंस गई हैं तो उन्हें निकाल कर लाना है। तो बचपन की ये 2 बातें हैं। फिर अगर जीवन को ही हम देखें तो उनके मैट्रिकुलेशन के बाद ये वाली बातें शायद कई लोगों को पता है कि मैट्रिकुलेशन के बाद में स्वामीनाथन जी में एक बगावत का स्वर, और इसमें वो पूरा एक कोटेशन है कि कब वो छोड़कर चले गए थे और तो उसके क्या संभावित कारण हो सकते थे। शायद धूमीमल आर्ट गैलरी ने जो कैटलॉग छापा था उनके किसी प्रदर्शनी का, उसमें वो बात लिखी थी कि क्या कारण होंगे। वो जो एक विद्रोही स्वरूप, एक जो बगावत का, एक घर से भाग जाने का, अपनी साइकिल बेचकर और उसके पैसे लेकर कलकत्ते चले गए थे, उसके क्या क्या संभावित कारण हो सकते हैं। ये वही दौर था जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, कुछ उसका असर रहा होगा, कुछ पिता से नाराज़गी रही होगी, कुछ अपने एक उम्र का दुनिया को बदलने का जज्बा रहा होगा, बहुत सारी चीज़ें मिलाकर। और फिर उसका जिक्र आता है कि वो कैसे कलकत्ते के मुफलिसी के दिन जब टिकट विंडो पर जो है वो टिकट बेचकर, ब्लैक में टिकट बेचकर, तो कभी कुछ दूसरी जांघिया बनियान बेचकर, और कैसे ऐसा भी काम किए। और फिर उसके बाद एक सक्रिय, असल में प्रयाग जी ने स्वामीनाथन जी को जिन्होंने भी जाना है वो ये जानते हैं कि वो एक बहुत कॉम्प्लेक्स, एक सचमुच का आधुनिक व्यक्तित्व था। आधुनिक व्यक्तित्व का की सबसे बड़ी पहचान ही ये होती है कि उसमें
बहुत तरह की जटिलताएं होती हैं चारों, यानी कि मन और मस्तिष्क जो है वो 10 दिशाओं में खींच रहा होता है। तो वैसा व्यक्तित्व था जिसमें विचार के प्रति भी उतना ही लगाव है, राजनीति और समाज के प्रति भी उतनी शिद्दत से लग रहा है कि समाज के लिए काम करना है, राजनीति के प्रति भी वैसा ही लगाव है। शुरू में लोहिया जयप्रकाश नारायण के साथ जुड़ते हैं और बाद में कम्युनिस्ट पार्टी के साथ में आते हैं, अरुणा असफ अली के साथ में आते हैं। उन तमाम दिनों के इसमें जिक्र हैं। फिर वहाँ से कैसे हटते हैं, फिर कैसे किसी तरह से कला में ही अपने को अवस्थित करने की बात करते हैं, क्योंकि वो जो व्यक्ति स्वातंत्र की बात है वो कहीं और हासिल होते नहीं, उस तरह से नहीं दिखती। लेकिन कलाकार होने का जो निर्णय है, अपने को कलाकार मानते हुए वे किसी भी अन्य जिम्मेदारी से भागते हुए नहीं दिखते हैं। इस पूरी किताब में प्रयाग जी ने बार बार स्वामीनाथन जी के व्यक्तित्व के ये जो सारे गुण हैं और जो एक तरह से विपरीत सी दिखती हुई बातें हैं, बहुत सारे उन्होंने इस तरह के वो बनाए हैं कि जैसे कि सेरेब्रल, एक तरफ बहुत ही सेरेब्रल और एक दूसरी रोमांटिक, एक तरफ जो है कि बहुत कोमल के धनी व्यक्ति के रूप में सामने आते हैं, तो वहीं पे दूसरी तरफ से बड़े बीहड़ मन के और साहसी और बीहड़ मन के व्यक्ति के रूप में एक जगह चिंतनशील लगते हैं, तो दूसरी तरफ बिल्कुल भावनात्मक और बिल्कुल भावनाओं में बह जाने वाले। कभी जब काम करते हैं तो बिल्कुल किसी से मिलना नहीं चाहते, बिल्कुल एकांत चाहते हैं। चित्र बनाते हुए प्रयाग जी ने लिखा है और भी कई लोगों ने इसकी वो दी है कि चित्र बनाते हुए वो बिल्कुल नहीं चाहते कि वहाँ कमरे में कोई हो, तो उन्हें पूरा एकांत चाहिए। उसी तरह से बाकी तमाम समय पे जब वो चित्र नहीं बना रहे हैं तो पूरी दुनिया चाहिए, सारे लोग चाहिए। तो ये जो दूर से देखने पे ये सारी चीज़ें जो हैं विरोधाभासी लगती हैं कि शायद अनंतमूर्ति जी ने कहा है कि ऋषि जैसा उनका व्यक्तित्व है, और लेकिन बिल्कुल खरी खरी बातें कहने में और बहुत कड़वी बातें कहने में भी बिल्कुल नहीं हिचकते हैं। तो जहाँ प्रयाग जी ने ये बार बार कहा है, ये बार बार इसमें संदर्भ आए हैं कि कुछ लोगों की स्मृति में ये बात होगी तो ये बात भी ज़रूर होगी कि बहुत ढेर उतने ही लोगों की स्मृति में ये बात भी होगी कि उन्होंने तो हमारे बच्चे की भी चिंता की, या फिर कि इसमें एक प्रसंग आता है, प्रयाग जी ने लिखा है कि जब अगर उन्हें बहुत ही उत्तेजनापूर्ण तरह से जब कोई किसी बात में वो लगे हुए हैं और तब अचानक से उन्हें ख्याल आ जाए कि अरे ड्राइवर रुका हुआ है, हमारे रुके हुए हैं और उन्होंने भोजन नहीं किया है, तो वो उसी समय बातचीत को छोड़ के ड्राइवर की चिंता करते हुए तुरंत चले भी थे। तो ये उनके जो व्यक्तित्व की जो इन सारी बातों को मिलाकर ये जो परस्पर विरोधी बातें हैं, उनको उनके जोड़ से ही जो किरदार बनता था वो स्वामीनाथन जी का था। उसके बाद का जो दौर है जब उन्होंने ये तय कर लिया कि वे कलाकार ही बनेंगे, अब उसके बाद देखिए कि कैसा जिम्मा वो उठाते हैं। प्रयाग जी ने लिखा है कि वो सिर्फ कलाकार बनने से उन्हें संतोष नहीं था, उन्हें तो वो खुद कला में क्या सोच रहे हैं, कला में क्या होना चाहिए, वो व्यक्तिगत रूप से क्या सोच रहे हैं, पूरा देश क्या सोच रहा है, देश के उस समय के सारे कलाकार क्या सोच रहे हैं,
उस उनके एन पहले की पीढ़ी क्या सोच रही है, दुनिया क्या सोच रही है, दुनिया में अभी कला को लेकर क्या बहसें चल रही हैं, सिर्फ कला को लेकर नहीं, देश दुनिया समाज को लेकर क्या बहसें चल रही हैं, वो उसके केंद्र में होना चाहते थे। और वो चाहते थे कि ये सब आपस में जुड़े हुए हैं और इन्हें जुड़ा हुआ होना चाहिए। इसमें एक प्रसंग, ये जो फैलाव है उनके जीवन का, देखिए उसको एक घटना और बड़ा करती है, उसे भी यहाँ बताना। मैंने बहुत सारे फ्लैग ये किताब में लगाए हुए हैं, पता नहीं मैं क्या क्या पढ़ के सुना पाऊँगी और क्या क्या खोज पाऊँगी, लेकिन अभी तो फ़िलहाल मैंने, क्योंकि इसे दोबारा पढ़ा है तो बहुत सब मुझे याद भी है। तो इसमें एक जिक्र आता है कि जब स्वामीनाथन जी ने विवाह करने का तय किया और भवानी जी से उनके प्रेम के किस्से भी, क्योंकि उस समय वो पार्टी कार्ड होल्डर थे, होल टाइमर थे, और तब उन्हें प्रेम हुआ और उन्होंने जो विवाह किया, ये दोनों परिवार इसके पक्ष में नहीं थे। तो विवाह जो है वो कॉमरेड डांगी जी ने करवाया और फिर 2 टिकट दिए, कहा कि भाई हनीमून तो होता है उसके बाद में। तो पहले थोड़ा सा डांटा भी, थोड़ी सी डांटा नहीं, मतलब ज़रा मजाक भी बनाया, चुटकी भी ली उनकी, स्वामीनाथन जी की उन्होंने, लेकिन उसके बाद 2 टिकट दिए। और टिकट कहाँ के दिए ये देखिए, ये कैसा, मैं जब मुझे ये पता चला इस किताब में पढ़ते हुए, तो मैंने सोचा कि मैं स्वयं अपने जीवन को लेकर सोचती हूँ और इस बात से और पुष्ट हुआ कि हमारे जीवन में जो कुछ होता है, ये निर्मल जी भी इस बात को कहते थे कि जैसे कि कोई अदृश्य से पैटर्न है जो हमारे जीवन में बन रहे हैं और जिन्हें हम देख नहीं पाते। ये कुछ अदृश्य से पैटर्न है जो ना हमें हमारे जीवन को जोड़ते हैं, किन्हीं बिंदुओं को जोड़ते हैं, हम उन्हें देख नहीं पाते। अब ये देखिए कि वो जो टिकट कटाते हैं विवाह के बाद घूमने जाने का, वो कहाँ का कटाते हैं? वो बैतूल में, मध्य प्रदेश में बैतूल नाम की एक छोटी सी जगह है जो कि एक जनजातीय बहुल ट्राइबल इलाका है, और वहाँ पे एक सैनिटोरियम था पार्टी का ही, जहाँ पे मजदूर और जिन्हें बीमार हो जाते होंगे उनके आराम के लिए कहीं जंगल में एक छोटा सा, तो वहाँ का उन्होंने टिकट करवा दिया, बैतूल का टिकट करवा के। तो अब ये सोचिए कि प्रयाग जी ने बहुत सुंदर तरह से यहाँ पे वो पूरा अंकित है, जिसका जिक्र शायद उन्होंने, स्वामीनाथन जी ने खुद लिखा है अपने बायो नोट्स में, जो उन्होंने अपनी अंतिम प्रदर्शनी के कैटलॉग में लिखे थे। उसमें ये जिक्र है कि कैसे वहाँ पे वे लोग रहे और तब पहली बार आदिवासियों के संपर्क में प्रयाग जी सीधे सीधे आए थे। और एक घटना का जिक्र है जिसमें एक शायद कोरकू लड़के को सांप ने काट लिया था, और कैसे फिर एक ओझा ने, बड़वा ने आकर उस पर पानी छींटते हुए मंत्र पढ़े और फिर वो लड़का ठीक हो गया, और फिर वो सांप को मटके में पकड़ के ले जाया गया और उसे फिर से जंगल में छोड़ दिया गया सांप को, और वो लड़का ठीक हो गया। तो स्वामीनाथन जी ने अपने जो बायोडेटा नोट्स हैं उसमें इसका जिक्र करते हुए कहा है कि उस घटना का मुझ पर ऐसा ज़बरदस्त असर हुआ कि वो मिटा नहीं, उसका जो असर हुआ वो बिल्कुल मिटने वाला नहीं था। और ये देखिए कि इसको पढ़ के मुझे समझ में आया कि ये एक घटना जो विवाह के ऐन समय पे होनी थी, अब देखिए इसे आगे जाके भारत भवन में उनके द्वारा रूपंकर की स्थापना करना, रूपंकर की दोनों दीर्घाओं का, कला दीर्घाओं का, समकालीन कला की दीर्घाओं का को बनाना इससे जुड़ा हुआ है। और भारतीय कला के इतिहास में प्रयाग जी ने इसको बार बार रेखांकित किया है इस किताब में, और मैं ये बिल्कुल इससे
बिल्कुल पूरी तरह से सहमत हूँ कि ये इतनी बड़ी घटना है, सिर्फ भारतीय कला के संदर्भ में नहीं, विश्व कला के संदर्भ में, जब स्वामीनाथन जी ये कहते हैं और बिल्कुल कन्विक्शन के साथ इस बात को कहते हैं कि जब हम समकालीन कला की बात करते हैं तो अमेरिका में बैठा हुआ कोई कलाकार हो या बस्तर या बैतूल के किसी गांव में बैठा हुआ कलाकार हो, वे दोनों एक ही, वे समकालीन हैं। इस बात को पुरजोर तरीके से स्वामीनाथन जी न केवल कहते हैं, मानते हैं, बल्कि जब भारत भवन की रूपंकर दीर्घाएं बनाते हैं तो उसमें इसे कार्यान्वित करते हैं। भारत भवन ऐसी पहली संस्था है जिसने ये किया, और ये बहुत बड़ी घटना है भारतीय कला के इतिहास में और शायद विश्व कला के इतिहास में भी। और तो ये देखिए कि वो पैटर्न किस तरीके से आकर यहाँ जुड़ा, बैतूल जाने का। फिर दिल्ली में प्रयाग जी कहते हैं कि स्वामीनाथन जी को अपने किसी एक रोल से एक संतुष्ट, वो ऐसे व्यक्ति नहीं थे जो सिर्फ कलाकार होके संतुष्ट हो जाते। जब उन्होंने अब काम करना शुरू किया तो उन्हें लगा कि जो बहसें हमारे यहाँ चल रही हैं वो अपर्याप्त हैं। एक तरफ एक धड़ा है जो मानता है कि भारतीय परंपरा में ही सब कुछ है और कहीं हमें कहीं और झांकने की ज़रूरत नहीं है। तो दूसरा धड़ा है जो पश्चिम के मुहावरे से ही अपने को आंक रहा है, अपनी आधुनिकता को वह पश्चिम की आधुनिकता के रूप में ही बरत रहा है, उसी के नाप से खुद को नाप रहा है। और स्वामीनाथन जी को लगा कि कुछ करने की ज़रूरत है, ये बात ऐसे नहीं चलेगी। कहीं कुछ है कि दोनों में कहीं कोई साम्य, मतलब कहीं इन दोनों के बीच की कोई बात होनी चाहिए। और प्रयाग जी कहते हैं कि जब 1890 नाम का ग्रुप स्वामीनाथन जी ने बिल्कुल शुरू में बनाया तो उसके पीछे उद्देश्य यही था कि बहुत सारे नए कलाकार थे जिनमें एक अपनी स्थितियों से एक किस्म का असंतोष था, एक किस्म की बेचैनी महसूस कर रहे थे। लेकिन ना तो विश्व में क्या हो रहा है ना उसका बहुत पता था, ना ठेठ अपने आदिवासी अंचल से जुड़े होने का भान था। तो स्वामीनाथन जी एक तरह से उस सेतु का काम करते हैं। वो कहते हैं कि ये भी और वो भी हमारी आधुनिकता तो हमें चाहिए, लेकिन हमारी शर्तों पे। हमारी आधुनिकता की पहचान या जो परिभाषा होगी ये वो नहीं हो सकती, ये दी हुई पश्चिम की दी हुई परिभाषा नहीं हो सकती। और इस नई परिभाषा को गढ़ने के लिए एक नए किस्म की कला चिंतन में एक किस्म की नई ऊर्जा का संचार करने के लिए स्वामीनाथन जी बहुत सारे काम करते हैं। सिर्फ कला चित्र बना के संतुष्ट नहीं हो जाते, वो 1890 ग्रुप बनाते हैं, वो पत्रिकाएं निकालते हैं, कॉन्ट्रा निकालते हैं, बहुत लिंक निकालते हैं, मतलब में काम करते हैं, उनमें लिखते हैं, लगातार लेख लिखते हैं, चित्र को कैसे देखना है, उसमें अमूर्तन में दरअसल क्या होता है, उसे किस तरह से चित्र से अपेक्षा क्या की जानी चाहिए। परसीविंग फिंगर्स में से परसीविंग फिंगर की भी बात बहुत बार प्रयाग जी ने की है। और परसीविंग फिंगर्स में से इस किताब में उन्होंने एक उदाहरण दिया है जिसे मैं यहाँ पे देती हूँ। उसमें कहते हैं स्वामीनाथन जी, अगर एक कलाकृति को इस तरह बनाया या बरता जाता है
मानो वो समूची संसार का कम्युनिकेशन का काम कर रही हो, या किन्हीं निर्धारित विचारों अनुभवों की ही संवाहक हो, तो फिर उसे कलाकृति के रूप में देखा ही नहीं जाना चाहिए। यदि उसका पर्पस, उसका काम कोई तयशुदा बात को कम्युनिकेट करना भर है, आप तक संप्रेषित करना भर है, तो वो कह रहे हैं कि फिर उसे संवाहक ही अगर वो है तो फिर उसे कलाकृति की तरह देखा ही नहीं जाना चाहिए। उसकी सार्थकता तो इसी में है कि उससे जो कुछ उद्भूत हो, उस चित्र मात्र से या वो उस शिल्प मात्र से, वह स्वयं उसी से निकलता हो, उसी के विचार और अनुभव का अपना सृजन हो। इसी में वो आगे लिखते हैं, जैसे सूर्य हमसे जीवन के अर्थ के बारे में कुछ कहता नहीं है, वह तो बस देता है। यह कहना कि सूर्य हमें जीवन देता है, न तो उसके ऐश्वर्य में कुछ जोड़ता है न घटाता है। कला का चेहरा भी कुछ सूर्य जैसा है, जो कुछ बनाता कहता नहीं है, बस देता है। तो इसमें बहुत बार प्रयाग जी ने परसीविंग फिंगर्स की बात को कोट किया है, और बार बार ये कहा है कि ये किताब जो है भारतीय कला बोध में को अगर सही सही समझना हो तो उसके लिए ये एक मील का पत्थर है, ये अपनी वज़न का सोना है ये किताब। क्योंकि ये किताब जब लिखी जा रही थी तो इत्तेफाक से 2-4 बार मेरा भी स्वामीनाथन जी के उस कमरे में जाना हुआ था, और मुझे याद है कि स्वामीनाथन जी इतनी किताबों के ढेर से घिरे हुए थे, जो किताबों के ढेर थे जिनके बीच में वो लगभग छुपे हुए रहते थे। इतनी मेहनत करते मैंने उन्हें देखा है परसीविंग फिंगर को लिखते हुए। और मैं समझती हूँ कि आम तौर पर समाज में और स्वयं नए कलाकारों, युवा कलाकारों के बीच में ये भ्रांति होती है कि कलाकार जो है वो बहुत मेहनती नहीं होता, जबकि इसका ठीक उलट बात बिल्कुल इसके ठीक उलट होती है। स्वामीनाथन जी ने कितना काम किया है, यदि आपको ये जानना है तो भी ये किताब, ये जीवनी आप देखिए। वो न केवल चित्रकार हैं, वो एक कला समीक्षक हैं। वो चित्रों को कैसे देखा जाना चाहिए, कैसे समझना चाहिए, उसकी भाषा का भी निर्माण कर रहे हैं वो। उसके साथ में ये भी तय कर रहे हैं कि विश्व के कला जगत से भारतीय कलाकार कैसे जुड़ें। वे सिर्फ अपने लिए चिंतित नहीं हैं, पूरे भारतीय कला जगत के लिए चिंतित हैं। वे ललित कला में जाके हंगामा खड़ा करते हैं, वहाँ पे ये सुनिश्चित कराते हैं कि जो ट्रिनाले हो वो उसका जिम्मा उनको, कृष्ण खन्ना जी को और शायद रिचर्ड बार्थोलोम्यू को, इन तीनों को सौंपा जाता है। और फिर वो किस तरह से मॉरिस ग्रेव्स को, हेरल्ड रोजनबर्ग को उससे जोड़ते हैं, बड़े बड़े कलाकारों को भारत से जोड़ते हैं। प्रयाग जी कह रहे हैं कि ये सारी जिम्मेदारी के तहत एक कलाकार, एक प्रबुद्ध नागरिक होने की जिम्मेदारियां हैं कि अगर ये सेतु न बनाए होते तो संभवतः, इस बात की ओर प्रयाग जी इस किताब में इशारा करते हैं कि ये सेतु अगर उन्होंने न बनाए होते विश्व के कला जगत से, वो ब्राज़ील जाते हैं, वहाँ के बिएनाल के लिए 1968 में वहाँ की बिएनाल की ज्यूरी में होते हैं, पोलैंड जाते हैं, वो दुनिया भर में जाते हैं, दुनिया भर के बड़े बड़े कलाकारों से मिलते हैं। मन उनका कहीं नहीं ठहरता, वो कहीं भी रुकते नहीं हैं ज़्यादा दिन। पोलैंड से तो एक जिक्र इसमें आता है कि पोलैंड में तो उन्हें अभी काफ़ी रुकना था, लेकिन वो ठंड, और जबकि उन्हें बहुत अच्छा भी लग रहा था, लेकिन उन्हें अचानक से अपने परिवार की, अपने घर की, अपने बच्चों की इस कदर याद आई कि वो बिल्कुल लौट आए। और स्वामीनाथन जी ने लिखा है कि जब वो पालम हवाई अड्डे पर उतरे तो उन्होंने जो चप्पल या जो भी पहने हुए थे वो हाथ में उठा ली, और वो भागते हुए
बाहर आए अपने। तो एक पता चलता है, एक भावनात्मक, एक भरे हुए व्यक्ति, एक सचमुच कलाकार मन की ढेर सारी झलकें मिलती हैं। पर मैं जो बात कह रही थी कि ये कलाकार होना सिर्फ एक संवेदनशील होने भर से नहीं चल जाता, उसकी जिम्मेदारियां किस तरह की हैं। तो उन्होंने कैसे कैसे पद संभाले, कितने सारे राजनीतिकों से संबंध। जब उनका जो पहला शो होता है उसका वो ये तय करते हैं कि उस शो का उद्घाटन हुसैन करते हैं। जब 1890 ग्रुप का शो का हो रहा है तो उसका कैटलॉग ऑक्टावियो पाज लिखवाते हैं। ऑक्टावियो पाज का दिमाग, अगर आप जिनने भी ऑक्टावियो पाज को पढ़ा है, न केवल उनकी कविताएं पर जो उन्होंने दोस्तोयेव्स्की पे लिखा है या तमाम दूसरे लेखकों पे लिखा है, उनके दिमाग की जो धार है, उस धार को स्वामीनाथन जी से बेहतर कौन जान सकता था। वे स्वयं ऑक्टावियो पाज की कविताओं के बहुत ही प्रशंसक थे। और ये देखिए, ये बहुत बड़ी दूरदृष्टि थी कि ऑक्टावियो पाज के पास जाकर, और दूरदृष्टि भी थी, हिम्मत भी थी कि 1890 के उस ग्रुप की उसकी जो पहली क्या एक ही प्रदर्शनी हुई और उसका कैटलॉग ऑक्टावियो पाज लिखते हैं। उस प्रदर्शनी का उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू करते हैं। तो कला को बड़े फलक पर ले जाना, इसका मादा रखना, इसकी हिम्मत रखना, ये सबके बस की बात नहीं है। और ये बहुत तरह के जिक्र इस किताब में आते हैं। इस किताब में जब वो भोपाल आ गए, जब उन्हें भारत भवन में रूपंकर की दीर्घाओं को तैयार करने का काम सौंपा गया और वे उसके पहले निदेशक बने, तो उसको करने के लिए वो एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। और लेकिन उसको भी उन्होंने किस तरह से निभाया, वो जो टोलियां उन्होंने बनाई, वो जो स्टूडेंट्स को उन्होंने लिया, अपने साथ जोड़ा, कला विद्यालयों से निकले जो नए नए विद्यार्थी थे, उन सबको जोड़कर टोलियां बनाई और उन्हें मध्य प्रदेश, जो कि उस समय छत्तीसगढ़ उसमें सम्मिलित था, तो उसमें वो खुद उन तमाम इलाकों में गए कला रूपों की तलाश में। और जो काम उन्होंने किया, जिससे उनका साक्षात्कार हुआ, जब उन्होंने इन तमाम ग्रामीण अंचलों की जब यात्राएं की, और तो जिससे उनका साक्षात्कार हुआ, उन्हें ये लगा कि ये एक तो होता है कि उससे उनके चित्रकला में जो परिवर्तन आया, एक बात तो इतने पे ही आके रुक भी सकती थी, लेकिन स्वामीनाथन जी उन कलाकारों में से नहीं है जो सिर्फ इतना करने से संतुष्ट हैं। उनके दिमाग में ये बात आती है कि ये भी उतनी ही महत्वपूर्ण कला है जिसे हम तथाकथित मॉडर्न आर्ट कहते हैं। प्रयाग जी ने ये बात भी इसमें कही है कि ये जो जितनी भी तरह की कोटियां हैं, क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण है, जो कि हम सुविधा के लिए करते हैं, स्वामीनाथन उन तमाम तरह के वर्गीकरणों को एक तरह से झुठलाते हैं। उनका काम उसे झुठलाता है। तो जो फलक जिसे वो जोड़ते हैं, वो बिल्कुल ठेठ आदिवासी ग्रामीण आदिवासी अंचलों से लेकर जो दुनिया की, विश्व की जो सबसे बड़ी जानी मानी आर्ट गैलरीज हैं, या उस समय के जो सबसे बड़े कलाकार थे, उनको सबको आपस में जोड़ने पिरोने का, और बिल्कुल हिम्मत से ये काम वो कर ही इसलिए पाए क्योंकि उनका एक पाँव कहीं बहुत गहरे, उनकी पेड़ों की तरह से
उनकी जड़ें गहरी थी, इसलिए उन्हें बिल्कुल भी आतंकित नहीं करता था। पश्चिम उन्हें उस तरह से आतंकित नहीं करता था। वो जो वहाँ है उसे देख पा रहे थे, जो नहीं है, जिसकी रिक्तता है, उस रिक्तता को भी देख पा रहे थे। तो इस किताब में उनके ये सारे तरह के काम के बहुत जिक्र आते हैं। भारत भवन की ये दीर्घाएं बनाई, और फिर जो उन्होंने एक तरह से कलाकार जिस तरह के खोजे, इसमें उसका भी जिक्र आता है कि कैसे ज्योति भट्ट जो है सरगुजा के इलाके में जाते हैं और सोनाबाई रजवार के घर के चित्र लाकर स्वामीनाथन जी को दिखाते हैं, और कैसे एक नई कलाकार की खोज होती है। तो ये जिसे खोजना है उसे जाना होगा। लोग अपनी अपनी जगहों पर रच रहे हैं, उन्हें हमारी ज़रूरत नहीं है। हमें अपने को नित नया करने की, हमें अपने को आविष्कृत करने की अगर ज़रूरत है, यदि हमें अपनी जड़ों की तलाश है, तो हमें वहाँ जाना होगा। आप सब जानते हैं कि चाहे वो जनगढ़ सिंह श्याम हो, चाहे भूरी बाई हो, चाहे सोनाबाई रजवार हो, चाहे मिट्टी बाई हो, चाहे बेलगुर मंडावी हो, कितने आदिवासी कलाकार हैं जिनको कि विश्व मंच पर माना गया। सिर्फ स्वामीनाथन जी ने, विश्व ने जाना। पोम्पिडू में जो प्रदर्शनी हुई, वहाँ जनगढ़ का काम भी प्रदर्शित हुआ। पेमा फत्या हैं, इन सब के काम को पूरी दुनिया के सामने रखना, ये काम उन्होंने किया। जब और भारत भवन में भी देखिए, शायद कैसी चीज़ें, इसमें ये एक जिक्र आता है कि जो मैं कल था वो शायद कल नहीं होऊंगा, मैं उसे झुठला सकता हूँ। ऐसी भी एक बात इसमें बहुत ही अच्छी आई थी। और तो भारत भवन जब बन रहा है तो इसमें जिक्र आता है कि पहले उन्होंने जो सोचा था कि इसमें क्या क्या होगा, उसमें आमूल चूल परिवर्तन वो लगातार करते रहे। कैसे उसमें ग्राफिक वर्कशॉप जुड़ी, या कैसे सिरेमिक वर्कशॉप जुड़ी। सिरेमिक वर्कशॉप तो जब वो बिल्डिंग बन रही थी, चार्ल्स कोरिया बना रहे थे, तो मुझे पाटीदार जी ने बताया कि उसका बिल्कुल उसकी कोई बात ही नहीं थी, इसलिए सिरेमिक स्टूडियो उस तरह से था ही नहीं। लेकिन जब स्वामीनाथन जी ने मध्य प्रदेश के जनजातीय और ग्रामीण इलाकों में जब वो घूम रहे थे, तो उन्होंने पाया कि मिट्टी की इतनी बड़ी परंपरा इस देश में है कि यदि मिट्टी को नहीं लिया तो एक तरह से ये तो एक बहुत बड़ा हिस्सा ही हमसे कट जाएगा। इसलिए उन्होंने तय किया कि निश्चित तौर पे भारत भवन में एक स्टूडियो होना चाहिए जो कि मिट्टी को समर्पित होता हो, जिसमें सिरेमिक को, इसलिए उन्होंने सिरेमिक को जोड़ा। और इस कारण से संभवतः मैं आज आपके सामने हूँ। ना वो सिरेमिक अनुभाग होता भारत भवन में, ना मैंने कभी सिरेमिक किया होता, ना मैंने संभवतः इतनी गहराई से कला को, जीवन को, स्वामीनाथन जी को, प्रयाग जी को जानने की चेष्टा की होती। मैं इस किताब में ये जिक्र आया है कि कैसे सिरेमिक की दीर्घा बनाई और कैसे पांडुरंग दरोज को ये स्टूडियो स्थापित करने के लिए उन्होंने बुलाया। यहाँ पे मैं आपसे साझा करती हूँ कि एक बार हम स्वामीनाथन जी के पास गई, मैं और मेरे साथ में उस समय के कुछ साथी कलाकार थे। तो हम लोग गए कि हम लोगों को 1 मीटर चाहिए था, जिससे भट्टी के अंदर का तापमान क्या होता है वो दिखने के लिए। तो उन्होंने कहा कि हाँ वो तो ठीक है, तापमान देखने के लिए मीटर तो
हो सकता है, और मीटर तो मंगवा लेंगे, मीटर तो होना चाहिए, ठीक बात है। लेकिन क्या तुम लोगों ने ये देखा है कि कुम्हार जो है वो अपने आवे में जो आग होती है, जो भट्टी के भीतर जो आग होती है, उस आग का रंग देखकर ही उसे तापमान का पता चलता है। तो अपने भीतर ये क्षमता भी पैदा करनी चाहिए कि आवे के भीतर आग का क्या रंग है, उससे भी तापमान का पता चलता हो, इसकी भी कोशिश होनी चाहिए। तो ये बात देखिए, ये उनकी इतनी मार्के की बात थी, लेकिन उसका तब उस समय हम उसको उतनी गहराई से नहीं समझ सकते थे। आज मैं उसे जिस तरह से समझ सकती हूँ और जानती हूँ कि उनका क्या आशय था। वो ऐसा नहीं कि वो तकनीक के से हमें वो कर रहे थे, लेकिन वो कह रहे थे कि साथ में अपने भीतर इस क्षमता को भी जगाना है। उसके बिना उससे जाने हम उस कुम्हार से और उसकी पूरी परंपरा से भी नहीं जुड़ पाएंगे, और उसका सही आकलन, मूल्यांकन भी नहीं कर पाएंगे। तो और जब इसके बाद जब मैंने सिरेमिक वहाँ पे करना शुरू किया, और तो वो लगातार हर किसी को घुमाने के लिए, दिखाने, भारत भवन दिखाने के लिए वो आते थे, और सिरेमिक कार्यशाला में जब आते थे तो वो ये बात कहते थे, और अशोक जी भी इस बात को कहते थे, और ये बात बिल्कुल 100% सही थी कि भारत भवन, और ये भी एक तरह से कहना चाहिए कि एक बड़ा विजन था स्वामीनाथन जी का और अशोक जी का, कि कोई भी कला संस्थान या कोई ख़ास तौर पे जो आर्ट गैलरीज़ हैं या म्यूजियम्स हैं, वो सिर्फ संकलन की जगह नहीं होनी चाहिए, उसे एक जीवंत जगह होनी चाहिए, जिससे कि जहाँ कलाकार बनते हों। तो वो बहुत बार जब लोगों को दिखाने आते थे, तो मुझे याद है कि अशोक जी और स्वामी जी बहुत बार कहते थे कि ये सिर्फ संग्रहालय नहीं है कि जहाँ पे चीज़ें इकट्ठे कर दी हैं हम लोगों ने, यहाँ पे कलाकार बनते हैं। और तब हम लोगों से परिचय करवाते थे, और हम लोगों को बड़ी खुशी होती थी। इस किताब में प्रयाग जी ने ये भी कहा है कि वो बहुत एंथ्रोपोलॉजी से भी उनका बहुत गजब का नाता था। हम उनके राजनीतिक रुझानों की बात कर चुके हैं, हम उनके एडमिनिस्ट्रेटिव फैकल्टीज़ की बात कर चुके हैं, हम उनके कला चिंतक पक्ष की बात कर चुके हैं, और एंथ्रोपोलॉजी से उनका जुड़ाव कैसा बना और कैसे उन्होंने समझा, इसका भी बहुत संबंध उस बैतूल वाली यात्रा से, और फिर भारत भवन के निर्माण के समय जो यात्राएं की और जो संकलन किया गया, उससे बहुत नाता है। और परसीविंग फिंगर्स को लिखते हुए उन्होंने, मुझे नहीं लगता कि कोई एंथ्रोपोलॉजिस्ट दुनिया का होगा जिसे उन्होंने नहीं पढ़ा होगा। लेवी स्ट्रॉस से लेकर मार्गरेट मीड से लेकर सारे रेफरेंसेस उस किताब में आते हैं। इतनी मेहनत से लिखी गई वो किताब है। तो मुझे ये बात मैं आपसे पहले कह रही थी कि एक जो कलाकार की ये जो छवि बनती है, प्रयाग जी और स्वामीनाथन जी को अगर आप देखेंगे तो ये कभी आपको यूं व्यस्त नहीं दिखेंगे। आप जब उनके यहाँ जाएंगे, चाहे प्रयाग जी के यहाँ चाहे स्वामीनाथन जी के यहाँ, ये बार बार जिक्र आता है कि कोई भी नए कलाकार जाते थे तो वो हमेशा उनका स्वागत होता था, और उनमें से बहुत सारे तो घर पे ही रुक जाते थे, और ऐसा लगता था कि आबाद समय है उनके पास में। लेकिन ये प्रयाग जी, चाहे वो प्रयाग जी हों चाहे स्वामीनाथन जी हों, इनके काम का शेयर वॉल्यूम अगर देख लेंगे, इस किताब में एक जगह स्वामीनाथन जी का पूरा एक संक्षिप्त परिचय भी दिया हुआ है, सिर्फ उसका कि जो काम उन्होंने किए थे, जो पद उन्होंने संभाले। ये 157 पेज पर ये है,
आपको हैरत होगी कि कितनी कमेटियों पर वे थे, कितने बड़े बड़े ओहदों को उन्होंने संभाला, क्या नहीं किया। और फिर भी लगता है ऐसा, कितनी 35 एकल प्रदर्शनियाँ उन्होंने की हैं 65 साल की उम्र में। तो वो यहाँ से हमसे विदा हो जाते हैं और तब तक उन्होंने क्या नहीं कर लिया है। तो ये जो जब वो खाली बैठे दिख रहे हैं, हिम्मत शाह अक्सर ये बात कहते हैं कि एक जो कलाकार होता है वो सिर्फ जब चित्र बनाता है या शिल्प बनाता है सिर्फ तभी कलाकार नहीं होता। वो तो जब बात कर रहा है या फिर वो जब सैर के लिए गया है और एक किसी पेड़ को देख रहा है या पहाड़ को देख रहा है, इसका भी बहुत सुंदर जिक्र प्रयाग जी ने इसमें किया है। जब प्रयाग जी स्वामीनाथन जी के साथ शिमला की ओर गए हुए हैं और पहाड़ और जो चिड़िया की छाया पड़ रही है उसको देख रहे हैं और कैसे उसका फिर उनके चित्रों में विस्तार होता है। तो कहना चाहिए कि स्वामीनाथन जी ने भले कम्युनिस्ट पार्टी छोड़ दी थी और उसके वो होल टाइमर भले जल्दी ही नहीं रहे थे, लेकिन वो कला के होल टाइमर जिसे कहते हैं, और या प्रयाग जी को भी ये कला के होल टाइमर्स हैं। ये कोई क्षण ऐसा नहीं है जब वो जिस क्षण जहाँ हैं पूरी तरह से नहीं है, संलग्न नहीं है। तो ये मुझे लगता है कि बहुत बड़ी बात है। मैं बहुत सारी चीज़ें कहीं कुछ गड़बड़ ना कर दूं, तो अब मैं उनके चित्रों पर भी बहुत सारी बात हुई है कि स्वामीनाथन जी के चित्रों में जो कई फेजेस दिखते हैं। शुरू का जो एक ज्यामितीय संरचनाओं का, जिसमें कि कुछ लोग तांत्रिक उससे उसका संबंध देखते हैं, और लेकिन उसको समझने के लिए यहाँ पे इस किताब में कई चीज़ें हैं। स्वयं प्रयाग जी ने बार बार उन्हें हल्के से इशारा किया है, ऐसे बहुत सारे हैं। और प्रयाग जी ने यहाँ पे कुछ दूसरे तमाम लोगों के, जो मैं कह रही थी कि वो जो कांथा उन्होंने बुना है, अब देखिए इसमें इन्होंने निर्मल जी का एक लेख में से अंश दिया है, सृजन में सोच की प्रक्रिया, जो कि उन्होंने भोपाल में ही दिया था व्याख्यान। उसमें से एक अंश को प्रयाग जी देते हैं और कहते हैं कि इससे देखिए कि कैसे स्वामीनाथन जी के चित्रों को और पूरे अमूर्तन को, हमारे देश में जो अमूर्तन में जो कलाकार काम कर रहे थे उनको समझने में कैसे मदद मिलती है। तो मैं वो अंश पढ़ती हूँ। निर्मल जी लिखते हैं कि एक विचित्र बात है कि विस्मृति का सागर हमारी सजग स्मृतियों के लोक से कहीं अधिक विशाल, कहीं अधिक गहरा, कहीं अधिक प्रगाढ़ होता है। विस्मृत पर मृत नहीं। हम भूले हुए हैं, विस्मृत लेकिन मृत नहीं। उसमें हमेशा एक हलचल, एक झंझावात सा चलता रहता है, जो भूली हुई घटनाओं की तलछट किनारे पर छोड़ जाता है। उसी तरह नहीं जैसे वे घटी थी, उसके केवल कुछ पदचिन्ह, कुछ बिंब, कुछ इशारे छोड़ जाता है। ज्यादातर व्यक्ति उन्हें देखकर आगे बढ़ जाते हैं, रुकते भी हैं तो ऐसे जैसे उन्होंने उन्हें कभी सपने में देखा हो। पर लेखक, और यहाँ हम जोड़ दें कि कलाकार भी, पर लेखक कलाकार को वे बहुत विचलित करती हैं। उसे वे अज्ञात दिशा से आते बुलावे जान पड़ते हैं। अब ये देखिए कि ये अज्ञात दिशा से बुलावे, इसको फिर अगले पृष्ठों में प्रयाग जी बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं कि अज्ञात दिशाओं से ये जो बुलावे जैसे निर्मल जी कह रहे हैं, ये अज्ञात दिशाओं के बुलावे हैं, जिनको कि हम स्वामीनाथन जी के चित्रों में, अंबादास के चित्रों में परिलक्षित कर सकते हैं, जिन्हें हम देख सकते हैं। इसी तरह से उनके चित्रों को समझने के लिए बाद में इसमें स्वामीनाथन जी के नहीं रहने पर
उनके 1 साल बाद उदयन जी ने ललित कला और भारत भवन के लिए एक कैटलॉग निकाला था। उसमें अशोक जी का लिखा हुआ एक है जिसको यहाँ पे प्रयाग जी ने दिया है, और वो देखिए कि वो भी स्वामीनाथन जी के चित्रों को समझने में बहुत मदद करता है। वो लिखते हैं, स्वामी की कला में कला का इतिहास अंतर्ध्वनित या रूपायित नहीं है। उसमें इतिहास या कला का इतिहास अंतर्ध्वनित नहीं है या रूपायित नहीं है, उसमें कला का प्राक रूप पाने की चेष्टा है। उसमें कला का प्राक रूप पाने की चेष्टा है। यह इतिहास में है, हालांकि उसकी छलांग इतिहास से पार जाने की है। इस चेष्टा को हम पश्चिम का मुंह जोहती चालू भारतीय आधुनिकता के विलोम के रूप में देख सकते हैं। देखिए, यही बात प्रयाग जी भी कह रहे थे कि ये जो 1890 का ग्रुप स्थापित किया, इसके पीछे क्या उद्देश्य था स्वामीनाथन जी का, इसकी ओर प्रयाग जी ने इशारा किया था। और यहाँ अशोक जी भी यही बात कह रहे हैं कि इस चेष्टा को हम पश्चिम का मुंह जोहती चालू भारतीय आधुनिकता के विलोम के रूप में भी देख सकते हैं। उसमें गहरा जातीय अवबोध सक्रिय है। वह भारतीय अवबोध जिसमें सब समय एक साथ है, सभी तत्काल है, जिसमें यह सहज स्वीकार है कि जो हुआ वह आज भी है और होता आया है। यह अस्तित्व को उसके आद्य रूप में अधिग्रहित करना है। अशोक जी एक और बात बहुत अच्छी इस संदर्भ में लिखते हैं, और उसे भी मैं कोट करने से अपने को नहीं रोक पा रही हूँ। वो कहते हैं कि दार्शनिक कृष्णमूर्ति ने कहीं कहा है कि मनुष्य कभी ज्ञात से मुक्त नहीं हो सकता। स्वामी की कला चेष्टा इसी असंभव मुक्ति की चेष्टा है। किससे? ज्ञात से मुक्ति। उनके चित्र अज्ञात को उसके पवित्र रहस्य और चुनौतियों को अंकित करने, अब तक ज्ञात को पीछे धकेलने के गहरे तनाव और उससे मिलने वाली मुक्ति की उपज है। तो ये देखिए, फिर से ये अज्ञात की बात आई जो निर्मल जी ने कहा था, इससे भी किस तरह से ये बात जुड़ रही है। यहाँ पे भी वो अज्ञात, अगर हम इनके आलोक में, और ये प्रयाग जी भी ये कहते हैं कि इन तमाम चीज़ों के आलोक में अगर हम उनके चित्रों को देखेंगे, न केवल उनके चित्रों को बल्कि एक जो पूरे इनके साथ के तमाम लोगों के, अंबादास के चित्रों को, इन सबको समझने में कैसे हमारी मदद होती है। इसी कैटलॉग में अखिलेश जी लिखते हैं कि बहुत पहले एक शाम स्वामी जी ने कहा था, मैं मनुष्य के लिए चित्र नहीं बनाता, मैं मनुष्य की तरह चित्र बनाता हूँ। और फिर उन्होंने अपने जो ऑटोबायो नोट्स लिखे थे, उसमें एक जगह स्वामीनाथन जी ने स्वयं एक बहुत दिलचस्प बात कही है। अपने अंतिम प्रदर्शनी के समय उन्होंने लिखा है कि 60 के दशक में बनाए गए मेरे चित्रों में यदि 80 के चित्रों का आभास दिखाई पड़ता है, तो मेरे वर्तमान चित्र मेरी शुरुआत का ही सार कथन है। अब 65 साल की उम्र में यह चक्र पूरा है या कि नहीं? तो ये भी बहुत ही सुंदर बात है कि जो लोग कहते हैं कि उनकी जो पूरी चित्र यात्रा है, उसमें अगर उन्हें लगता है कि मतलब बड़े जंप अगर दिखते हैं, बड़ी एक तरह से लगता है कि एक से दूसरे में जोड़ नहीं है, तो ये ऐसा नहीं है। इनमें जो सातत्य है, एक जो यात्रा है, अंतर यात्रा है, उसे देखने की एक कुंजी यहाँ पे मिलती है। जब 1993 में स्वामीनाथन जी फिर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय के भी
अध्यक्ष पद पर थे और वहाँ पे एक बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय समारोह किया गया था जिसका नाम था इटर्नल वॉयज। और 92 में मैंने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय ज्वाइन किया था। वहाँ पे भी एक मिट्टी का अनुभाग खोलना था और मिट्टी में देशव्यापी जो परंपरा है उसको जानने समझने के लिए मैंने वहाँ मुझे बुलाया गया था और मैंने वहाँ पे काम शुरू किया था। अब देखिए कि संयोग से 93 में स्वामीनाथन जी उसके अध्यक्ष बने और मुझे याद है कि ये जब ये प्रदर्शनी होनी थी तो पूरे साल भर से इसकी तैयारियां चल रही थी। साल भर से कार्यशालाएं हो रही थी जिसमें देश भर से कलाकार आ रहे थे या फिर हम लोग जा रहे थे चीज़ें लाने के लिए। और जब उस समारोह को होने में कुछ महीने बचे थे तब स्वामीनाथन जी आए और उन्हें मुझे अच्छी तरह से याद है वो शाम जब स्वामीनाथन जी आए और हमारे जो निदेशक थे उन्होंने उन्हें वो तमाम चित्र दिखाए जो बाकायदा फ्रेम भी करवा लिए गए थे बहुत सारे। तो स्वामीनाथन जी ने वो सारे तमाम चित्र देखे और फिर उन्होंने कहा कि लेकिन इन फ्रेम्ड चित्रों का मानव संग्रहालय में इनका क्या अर्थ है? ये काम तो भारत भवन में हो चुका। ये जो जनजातीय जो घरों में जो चित्र बनते हैं या जो वस्तुएं हैं उनको यदि एक कला की दृष्टि से भी देखना है, ये काम भारत भवन ने किया क्योंकि भारत भवन एक कला का संस्थान था। लेकिन इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कला संस्थान नहीं है, ये तो नृतत्व शास्त्र का एंथ्रोपोलॉजी का संस्थान है। तो यहाँ इन चित्रों को फ्रेम करके लगाने का क्या औचित्य है? तो हम लोग हक्के बक्के रह गए क्योंकि 1 साल से ये काम चल रहा था। उन्होंने कहा कि नहीं, फिर उन्होंने मेरी तरफ देखा, उन्होंने मुझे कहा कौन कौन कलाकार इस समय आज शाम यहाँ पे शंपा कौन कौन कलाकार हैं? तो मैंने उन्हें बताया, तो उन्होंने कहा उन्हें लेकर आओ। तो उन्हें लेकर आए, उसमें जनगढ़ थे, उनमें सोनाबाई रजवार थी, उसमें पेमा फत्या थे, उनमें बेलगूर मंडावी थे, उसमें मीनाक्षी और मानकी बापू वायड़ा थी वारली की, और गड़ूलिया लोहार थे और ऐसे ही कुछ और लोग थे। लेकिन इतने तो उन्होंने सबको बुलाया और उन्होंने कहा कि देखिए ये बड़े बड़े हॉल थे बहुत। तो उन्होंने कहा कि ये देखिए ये आपका घर है और मैं नहीं जानता ये आपका घर है, और अब मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पे 2 महीने बाद लोग आने वाले हैं आपके घर में, तो इस घर को आप जैसा बनाएं, अपना घर बनाइए। ये कमरा नहीं, ये आपका घर है और इसे आप जैसे करना चाहते हैं। और उन्होंने कहा कि ये 2 महीने हैं और मुझे कहा कि इनके साथ में रहो और ये जो कहते हैं उसे ध्यान से इनके साथ में रहो। बस अब तुम्हारा भी 2 महीने यही काम है कि इसको तुम इनके साथ में रहो, इसे देखो, इन्हें कोई आवश्यकता हो तो वो लाओ, और ये जो कर रहे हैं इसके बारे में यदि कुछ बताते हैं तो इसे लिखना, इसे समझना भी तुम्हारा काम है। और तो उस मुझे ख्याल है कि उस रोज़ हम संग्रहालय में ऑफिस में 9 साढ़े 9 बजे तक रात तक हम वहीं थे और उन सभी के शायद वहीं पे खाना खाया हम लोगों ने। और फिर उसके अगले दिन से जो काम शुरू हुआ है और जो ये जो प्रदर्शनी बनी थी जिसका कि मैंने आपसे जिक्र किया, इटर्नल वॉयज नाम की, जिसका कि हिंदी नाम जो है वो मेरे पिताजी ने सुझाया था, चरैवेती नाम से। और तो ये चरैवेती नाम से जो प्रदर्शनी हुई थी ये अपने तरह की अनूठी प्रदर्शनी थी। इसमें 6 कमरे तैयार हुए थे जो 6 अलग कलाकारों ने तैयार किए थे, और ये एक तरह से उन्हें प्रतिष्ठित करने का
और उनके जीवन में जो एक तरह से कहना चाहिए कि कला अलग से जीवन का अंग, जीवन अलग से कोई चीज़ ना होकर कैसे जीवन का अंग है। मानव संग्रहालय में जब वो करते हैं तो स्वामीनाथन जी का जोर बिल्कुल बदल जाता है। अब वो उसे कला की तरह से नहीं, अब वो उसको जीवन के अंग की तरह से देखने पर, इसको कला की तरह से नहीं, जीवन के अंग की तरह से देखने पर जोर देते हैं। और यहाँ से मुझे भी बहुत सीखने मिला और शायद हम सब के लिए ये ज़बरदस्त बात है। कैसे हमें यानी कि जब भी हम कोई काम कर रहे हैं तो सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि हम किस धरातल पे कहाँ से खड़े होकर ये देख रहे हैं। तो ये एक ज़बरदस्त बात थी जो उनकी जो एंथ्रोपोलॉजी की, नृतत्व शास्त्र की जो पकड़ की बात प्रयाग जी ने इस किताब में कही, उसकी ओर ये बात कहती है। उनके भावनात्मक पक्ष को लेकर भी इस किताब में बहुत सारी झलकियां हैं। वो पेज मुझसे थोड़ा सा हिल गया है, जिसमें एक जिक्र था मेरे ख्याल में नंदपाल सिंह के जिक्र था कि किसी प्रदर्शनी में कि प्रयाग जी ने क्यूरेट किया था, और वो प्रदर्शनी के उद्घाटन के बाद, ये 1994 की बात है, और ये और उस दिन एक जिक्र आता है इस किताब में कि कैसे नरेंद्र पाल सिंह जो हैं वो अपने इलाके के गीत उन्हें सुनाने लगे, और बहुत सारे उन्होंने जनजातीय गीत, और स्वामीनाथन जी फरमाइश करते चले जा रहे थे, और बहुत ही उल्लसित सा माहौल था कि अचानक से उन्होंने एक गीत सुनाया जो कि सीता के विदा का गीत था, और जिसमें कि जनक कह रहे हैं कि देखो, हमने सीता को ऐसा पाल पोस कर इतने मान मनुहार से, मतलब ऐसे बड़ा किया इतने, और अब इस सीता को भी रघुवर आप लेकर जा रहे हैं। तो ये विदा गीत है, और इसको सुनते ही प्रयाग जी ने लिखा है कि स्वामीनाथन जी इतने भाव विहल हो गए, और उन्होंने 3-3, 4-4 बार उस गीत को सुना। और बल्कि प्रयाग जी लिखते हैं कि इस घटना के कुछ ही समय बाद स्वामीनाथन जी बिल्कुल अचानक से हम सब के बीच में से ये दुनिया ही छोड़कर चले गए। और उन्होंने लिखा है कि नरेंद्र पाल सिंह जी को इस बात का बड़ा अजीब सा लगता रहा कि कैसे वो विदा गीत को बार बार सुनने की फरमाइश उन्होंने की, और कैसे उन्होंने कहा था कि वो उनके गांव चलेंगे, और कैसे ये, और वो ये जो मैं कह रही हूँ ना कि पैटर्न्स की बात, इसमें इस तरह के भी बड़े प्रसंग आए हैं, और ये हम सबके साथ होते हैं। और प्रयाग जी ने बिल्कुल ठीक लिखा है कि इसमें बहुत जिक्र आते हैं कि स्वामीनाथन जी को एक दिन एक टिड्डा बनाना था चित्र में, वो चाहते थे सचमुच एक टिड्डा बनाना चाहते थे, और उन्होंने लिखा है कि कैनवस में उन्होंने पाया कि एक टिड्डा आकर बैठ गया है। इस तरह की घटनाओं का प्रयाग जी ने कहा है कि ये कोई यानी ऐसा नहीं है कि वो कोई मैजिक रियलिज्म की बातें नहीं हो रही हैं। ये वे जादू हैं जो हम सबके साथ घटित होते हैं। ये तब घटित होते हैं जब हमारा चीज़ों से नाता वैसा होता है जैसा कि स्वामीनाथन जी का था। यदि ऐसी शिद्दत से टिड्डा बनाना होगा तो वो आपके कैनवस पे आकर बैठेगा, ये जादू घटित होगा। ये बात वो कहते हैं। और मुझे लगता है कि बहुत सारी बातें हैं कहने के लिए। ये किताब सारे कला प्रेमियों के लिए, सभी का जिनका कला से नाता है, जिनका कविता से नाता है, बहुत सारी बातें हैं इसमें। जितने कला समीक्षकों ने स्वामीनाथन जी के चित्रों के बारे में कहा है,
ओबी विजयन ने क्या कहा है, गीता कपूर ने क्या कहा है, रिचर्ड बार्थोलोमियो ने क्या कहा है, सुधाकर यादव ने, दूसरी भाषाओं के लोग, मराठी के लोग क्या कह रहे हैं, शंख घोष ने कैसे कविता लिखी है उन पर, या यू आर अनंत मूर्ति क्या कह रहे हैं, या बिल्कुल आज के बच्चे, बिल्कुल युवा हेमंत राव उससे कैसे जुड़ रहे हैं, कैसे वेंकट सिंह श्याम जुड़ रहे हैं, कैसे सीरज सक्सेना जुड़ रहे हैं, कैसे मैं चंपा उनसे जुड़ रही हूँ, इन सबको, और कैसे बहुत सारे लेखक कवि जुड़ रहे हैं, इन सबको उन्होंने इस किताब में गूंथा है। और इसलिए ये किताब हम सभी कला प्रेमियों के लिए, स्वामीनाथन जी को जो पसंद करते हैं, जानना चाहते हैं, उन सब के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण किताब है। इस किताब का अंत प्रयाग जी ने भी स्वामीनाथन जी की कुछ कविताओं से किया है, और मैं सोचती हूँ कि मैं भी उनकी मन तो ये कर रहा है कि वो सारी कविताएं आपको सुना दूं, लेकिन मैं आपको दो कविताएं इसमें से सुनाकर अपने इस वक्तव्य का समापन करती हूँ। ये स्वामीनाथन जी की 7 कविताएं इस किताब में दी हैं। चूँकि उनकी कविताओं का, उनके चित्रों का एक लैंडस्केप है जो उनके मन में भी है, बाहर भी है, उनके आर पार है, वो समय के आर पार है। वो तो देखिए उसकी कैसे कविता में भी वो कैसे उसकी व्याप्ति है। इस कविता का नाम है दूसरा पहाड़। यह जो सामने पहाड़ है, इसके पीछे एक और पहाड़ है जो दिखाई नहीं देता। धार धार चढ़ जाओ इसके ऊपर राणा कोट तक, और वहाँ से पार झांको तो भी नहीं। कभी कभी जैसे ये पहाड़ धुंध में दुबक जाता है और फिर चुपके से अपनी जगह लौटकर ऐसे थिर हो जाता है मानो कहीं गया ही ना हो। देखो ना, वैसे ही आकाश को थामे खड़े हैं दयार, वैसे ही चमक रही है घराट की छत, वैसे ही बिछी है मक्की की पीली चादरें, और डिंगली में पूंछ हिलाते डंगर ज्यों के त्यों बने हैं। ठूंठ सा बैठा चरवाहा, ठूंठ सा बैठा चरवाहा, आप कहते हैं वो पहाड़ भी वैसे ही धुंध में लुपका है, उबर जाएगा। अजी ज़रा आकाश को तो देखो, कितना निर्मल है। ये निर्मल के लिए देखिए कितना निर्मल है, न कहीं धुंध, न कोहरा, न जंगल के ऊपर अटकी कोई बादल की फूही। वह पहाड़ दिखाई नहीं देता महाराज, उस पहाड़ में गूजरों का एक पड़ाव है, वह भी दिखाई नहीं देता। न गूजर, न काली पोशाक तनी कमर वाली उनकी औरतें, न उनके मवेशी, न झबड़े कुत्ते, रात में जिनकी आंखें अंगारों से धधकती हैं। इस पहाड़ के पीछे जो वादी है ना महाराज, वो वादी नहीं, उस पहाड़ की चुप्पी है जो बघेरे की तरह घात लगाए बैठी है। ये देखिए, ये जो पहाड़ के पीछे जो ओझल पहाड़ है, उस ओझल पहाड़ को संभवतः स्वामीनाथन जी अपने चित्र में बनाते हैं। एक और कविता है पुराना रिश्ता। पर्वत की धार पर बाहें फैलाए खड़ा है जैसे एक दिन, पर्वत की धार पर बाहें फैलाए खड़ा है जैसे एक दिन, बादलों के साथ आकाश में उड़ जाएगा जंगल। कहते हैं पहले कभी कोकू नाले तक उतरे थे ये देवदार, कहते हैं पहले कभी कोकू नाले तक उतरे थे ये देवदार, और आसमान को ले आए थे उतने पास कि रात को तारे जुगनू से गांव में बिचरते थे। अब तो बस जब मक्की तैयार हो तब एक ससुरा रीछ पार से उतरता है, तारे नहीं, रीछ पार से उतरता है, छापे मार की तरह बर्बादी मचाता है। अजी क्या तमंचे, क्या दुनाली बंदूक, सभी फेल हो गए हैं महाराज। बस अपने ढंग का एक ही बूढ़ा खुर्राट न जाने कहाँ रह गया इस साल।
अब देखिए इस कविता में भी देखिए ये जो स्वभाव का जो विपरीत है, एक तरफ कह रहे हैं कि वो छापेमार रीछ, अब तो वो तारे नहीं आते, ये रीछ आता है, छापेमार है और जो बर्बादी मचाता है। एक ही सांस में ये कह रहे थे और अगली ही लाइन में कह रहे हैं कि वो बूढ़ा खुर्राट कह रहे हैं और फिर कह रहे हैं न जाने कहाँ रह गया इस साल, यानी कि उसकी चिंता भी कर रहे हैं कि वो रीछ क्यों नहीं आया होगा, उसका इंतज़ार भी कर रहे हैं। ये इसमें सारी एक कविता और सुनाती हूँ, अंतिम कविता। जो चित्रकार हैं और शायद हमारे साथ यहाँ पे कलाकार ज़्यादा होंगे तो वो देखेंगे कि रंगों के प्रति सेब और सुग्गा इस कविता का नाम है। मैं कहता हूँ महाराज इस डिंगली में आग लगा दो, पेड़ जल जाएंगे तो कहाँ बनाएंगे घोंसले। मैं कहता हूँ महाराज इस डिंगली में आग लगा दो, पेड़ जल जाएंगे तो कहाँ बनाएंगे घोंसले। ये सुग्गे देखो ना इकट्ठा हमला करते हैं, 1 मिनट बैठे, एक चोंच मारा और गए कि 100 दाने बेकार, 100 दाने सेब के दाने बेकार। पूरा झुंड आता है, एक एक चोंच मारता है और 100 दानों को, 100 सेबों को खराब करके चला जाता है। ससुरों का रंग कैसा चोखा है लेकिन, दूसरी लाइन में कह रहे हैं, देख रहे हैं उनको उड़ते जाते हुए देख रहे हैं और कह रहे हैं ससुरों का रंग कैसा चोखा है लेकिन देखो ना बादलों के बीच हरी बिजली कौंध रही है। भगवान का दिया है, लेने दो इनको भी अपना हिस्सा, क्यों महाराज। तो ये वो व्यक्तित्व है स्वामीनाथन जी का, भरा पूरा, जिसमें सुग्गे के, और सिर्फ स्वामीनाथन का नहीं, शायद हमारे देश के का जो लोकमानस है उसका भी, जो गुस्सा भी करता है और उसी सांस में कहता है कि ईश्वर का दिया हुआ सब है, उसे ले जाने दो। मैं समझती हूँ कि मुझे प्रयाग जी का आभार कहना चाहिए, इतनी सुंदर, इतनी महत्वपूर्ण पुस्तक हम सब के लिए मुहैया कराने के लिए, और साथ ही अर्पण जी का और जन सुलभ पुस्तकालय का और आप सभी मित्रों का जिन्होंने आज इस पुस्तक के निमित्त से और कुछ बातें कहने का मुझे अवसर दिया। धन्यवाद।